जब भी हम इंडिया और कनाडा की बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट उसमें आता है इमिग्रेशन। जो आजकल विजिटर वीजा के बारे में आपने सुना होगा, बड़े रिजेक्शन हो रहे हैं। क्या रीजन है, क्यों हो रही हैं और कैसे कैसे वीजाज के ऊपर दिक्कत आ रही है इससे? तो बच्चों को सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि व्हाट इज द बेस्ट गाइडेंस फॉर देम। देयर इज नो डाउट कि इस टाइम पे जो लोग इन सेक्टर्स में हैं उनको प्रायोरिटाइज किया जा रहा है। सुनने में ये भी आ रहा है कि जिनके पास विजिटर वीजा हैं, ये र्यूमर है या सही है मुझे नहीं पता, कि अगर वो एयरपोर्ट पे लैंड होंगे तो कैनेडियन गवर्नमेंट वो वीजा कैंसिल कर देगी। मैं भी सुबह चेक कर रहा था कि अप्रॉक्स 100,000 से ज्यादा लोग वापस गए हैं ओंटारियो से। हेलो फ्रेंड्स, आज फिर एक बार हम लोग आपके सामने डायरेक्ट टू पब्लिक में, और आज मेरे साथ मेरे स्पेशल गेस्ट हैं मिस्टर शुभम गोयल एंड मिशा गोयल। सो आज हम जो बात करने वाले हैं, बहुत ही, देखिए, जब भी हम इंडिया और कनाडा की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट उसमें आता है इमिग्रेशन अब तक बहुत अच्छी चल रही थी, बड़े रास्ते खुले हुए थे। कनाडा में पंजाब हो चाहे पूरा हिंदुस्तान, गुजरात पंजाब तो खास नहीं है, पूरा हिंदुस्तान, जब भी इंडिया में बात करो तो कनाडा जाने की बात होती है। बच्चे पढ़ रहे हैं आफ्टर +2, कहाँ जाना है जी? कनाडा जाना है, कहीं ना कहीं बाहर पढ़ने जाना है हायर स्टडीज के लिए, और वहीं पे सेट होना है, वहीं पे कमाना है। तो हम जब इंडिया में होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखती हैं कनाडा में, और बहुत सपने बच्चे संजोते हैं कि पेरेंट्स उनको कह रहे हैं कि कनाडा जाना है, और बच्चों के मन में ख्वाब होते हैं। तो आइए आज शुभम और मिशा जी से जानते हैं कि आज की तारीख में कैनेडियन इमिग्रेशन कैसी चल रही है, क्या हालात हैं, कल को क्या क्या अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे हो सकती हैं, जो सॉल्यूशन, जो इश्यूज हैं उनके क्या क्या सॉल्यूशंस हैं, ये सब बातें करेंगे आज हम शुभम और मिशा से। सो वंस अगेन, शुभम जी और मिशा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर एंड बीइंग हियर। थैंक यू सो मच। थैंक यू अश्विनी जी। तो शुभम जी, पहले आपसे शुरू करते हैं। कितने साल हो गए आपको इमिग्रेशन का लाइसेंस लिए हुए? मुझे लगभग 5 साल हो गए अश्विनी जी। और मिशा जी आपको? सेम, मोर देन 5 इयर्स। मोर देन 5 years। सो आप लोग इंडिया में कहाँ से हैं? मैं चंडीगढ़ से हूँ। एंड मैं हरियाणा से, हरियाणा में कहाँ से? पानीपत से। क्या बात है। तो वही अचार, पंच, क्या कहते हैं उसको, पंच, पचरंगा 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 अचार, अचार। और गलीचों का, लाइक होम डेकोर का, बहुत बड़ी फैक्ट्रीज है जहाँ पर। तो पेरेंट्स आपके इंडस्ट्री कौन सी है? होम फर्निशिंग। होम फर्निशिंग की है, क्या बात। और आप शुभम जी, आप? मैं चंडीगढ़ से हूँ और जो मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे फादर FCI से रिटायर्ड है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से। तो चंडीगढ़ अभी भी आप जाते हैं? जी जी जरूर। मैं एवरी ईयर आई गो टू चंडीगढ़ सिंस 2018। मैं हर साल जाता हूँ। आपको 5 साल हो गए इमिग्रेशन का लाइसेंस लिए हुए आप दोनों को। एंड मैं बता दूं, मिशा एंड शिवम बोथ आर हस्बैंड वाइफ एंड दे बोथ वर्क टुगेदर इन अ सेम ऑफिस। और 5 साल का एक्सपीरियंस कम नहीं होता, एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस का, एक बहुत ही हाई टाइम पे इनका एक्सपीरियंस रहा है। और आज भी मेरी कई बार, शुभम बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, तो मेरी आज भी कई बार इनसे बात होती है, तो मुझे बहुत, कई बार स्टूडेंट्स की कॉल आती है, कई बार वर्क परमिट होल्डर्स की कॉल आती है, वो पूछते हैं कुछ क्वेश्चन, तो मैं कई बार शुभम से पूछता हूँ, तो शुभम बहुत अच्छी उसके अंदर मुझे राय देता है। इनकी कंपनी का नाम है जस्ट आस्क, यानी कि आप कुछ भी जस्ट आस्क, आप पूछें और बेफिक्र होकर पूछें। उनका स्टाफ भी उस लिहाज में बहुत ही नॉलेजेबल है। तो आइए शुरू करते हैं पूछना मिशा और शुभम से कि जो आजकल विजिटर वीजा के बारे में आपने सुना होगा, बड़ी रिजेक्शंस हो रही हैं। शुभम और मिशा, आप ये बताएं कि जो विजिटर वीजा की रिजेक्शंस हो रही हैं, क्या रीजन है, क्यों हो रही हैं, और कैसे कैसे वीजाज के ऊपर दिक्कत आ रही है इस समय? ओके, सो विजिटर वीजा जब भी ग्रांट किया जाता है तो ऑफिसर्स कुछ पॉइंट्स देखता है कि सबसे पहले आपके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, आपकी टाइज अपनी कंट्री में कैसी है और कनाडा में कैसी हैं। अगर आपके कनाडा में कोई भी PR सिटीजन इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं तो दैट मीन्स आपके कनाडा में टाइज स्ट्रांग है। आपके फिक्स्ड एसेट्स हैं बैक होम कि आप वापस आओ उनके लिए। ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि देखे जाते हैं। तो करंटली जो हमने देखा है, विजिटर वीजा रिफ्यूजल्स बहुत इंक्रीज हुआ है रिसेंटली, एंड द रीजन इज कि फाइनेंशियल। सो मे बी कुछ टाइम पहले विद अ सर्टेन अमाउंट इटसेल्फ लोगों का अप्रूवल आ जाता था, बट नाउ फाइनेंशियल हैज टू बी रियली गुड, इट हैज टू बी स्ट्रांग, यू नीड टू हैव फिक्स्ड एसेट्स, आपका कुछ प्रॉपर्टी आपको दिखाना पड़ता है, सोर्स ऑफ इनकम, आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न या कुछ भी ऐसी चीजें दिखानी पड़ती हैं जिससे आपके फाइनेंशियल स्ट्रांग लगे। और अगर आपके कोई भी इमीडिएट फैमिली मेंबर PR सिटीजन है तो आपको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है कि कैसे उनके एग्जिस्टेंस के साथ भी आपकी स्ट्रांग टाइज नहीं है कनाडा के साथ, आप वापस जाएंगे, क्योंकि इट्स अ शॉर्ट टर्म वीजा, 6 months दे अलाउ यू टू स्टे। तो
सुनने में ये भी आ रहा है कि जिनके पास विजिटर वीजा हैं, ये र्यूमर है या सही है मुझे नहीं पता, कि अगर वो एयरपोर्ट पे लैंड होंगे तो कैनेडियन गवर्नमेंट वो वीजा कैंसिल कर देगी। शायद आप लोगों ने भी सुना होगा इस चीज का कहीं ना कहीं टिकटॉक पे या खबरों में, तो ये चीज बहुत आ रही है। व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक ऐसा नहीं है कि कनेडियन गवर्नमेंट जबरदस्ती वीजा कैंसिल करेगी। अगर आप की पेपर वर्क में कुछ भी उनको डिस्क्रिपेंसी दिखती है, फॉर एग्जांपल आपने रीजन दिया था यहाँ पे आने का कुछ और, एंड जब आप पोर्ट ऑफ एंट्री पे हैं वो आपसे पूछते हैं आप किस रीजन से आए हैं, द रीजन इज एंटायरली डिफरेंट, तब दे सस्पेक्ट यू कि मे बी आपका पेपर वर्क जेन्युइन नहीं है, एंड दैट इज अ सिचुएशन जहाँ पे वो आपका वीजा कैंसिल कर सकते हैं। यानी कि विजिटर वीजा बेसिकली कैंसिल उनके हो रहे हैं जहां पर उन्हें लगता है कि भाई कोई ना कोई रीजन है कि ये आदमी गलत कारण बताकर अंदर आने की कोशिश कर रहा है, जी ये जेन्युइन नहीं है आदमी। जी बिल्कुल। अदरवाइज एक नॉर्मल जो विजिटर आ रहे हैं, किसी के पेरेंट्स आ रहे हैं या किसी कन्वोकेशन बेसिस पे जो बच्चों के पेरेंट्स आते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि विजिटर वीजा लगा, आए नायग्रा घूमना था, पैसे भी खर्च कर दिए और वहां पे एयरपोर्ट पे कहा जा रहा है आई एम सॉरी यू आर नॉट अलाउड, रिजेक्टेड। तो ऐसा नहीं है, सो दैट्स गुड। जी, बिकॉज अश्विनी इसमें क्या है, जैसे आप देखिए अगर कोई फ्रॉड डॉक्यूमेंटेशन यूज कर रहा है, ऑब्वियसली वो जो फ्रॉड है वो इमिग्रेशन को पता लगता जा रहा है, और जब वो एयरपोर्ट पे आते हैं वो उनके डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, वो वेरीफाई करते हैं, उन्हें लगता है कि ये डॉक्यूमेंट्स इन्होंने गलत लगाए हैं, और वेरिफिकेशन के दौरान उनसे वो सवाल पूछते हैं, डिटेंशन सेंटर में लेके जाते हैं, उन्हें लगता है देन दे आस्क देम टू लीव द कंट्री। और कई लोग हैं वो फिर उनसे वो ये भी पूछा जाता है कि आप रेफ्यूजी लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है कनाडा की, वो सभी के साथ करते हैं, चाहे आप किसी भी कंट्री के रेजिडेंट हो, तो वो ये जरूर सवाल आपसे पूछा जाता है आजकल, जो हमने देखा है, और हमारे क्लाइंट्स के साथ भी ऐसा हो रहा है। तो अभी जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स ज्यादा काम कर रहे हैं वो इन कनाडा कर रहे हैं या इंडिया से आने वालों पे भी ध्यान है उनका? आई थिंक हर कंसल्टेंट की अपनी मार्केट है, अपनी एक्सपर्टीज। जी, तो अगर ऐसा नहीं है, अभी भी जो क्रेज है कनाडा आने का वो स्टिल है लोगों में, अब भी वो हमेशा रहेगा। आई थिंक जी, कनाडा आने का क्रेज कभी खत्म नहीं हो सकता। जी जी हाँ, बिल्कुल। तो जो लोग पहले इंडिया से ज्यादा काम करते थे, मे बी कुछ परसेंटेज अफेक्ट हुई होगी, बट ऐसा नहीं है, ऑल टुगेदर कम हो गया है। लोग फिर अभी भी आना चाहते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट है अब, बट आई वुड से मुझे लगता है स्किल्ड वर्कर पे शायद कुछ कम हुआ है, स्किल्ड वर्कर पे, क्योंकि मैंने स्किल्ड वर्कर वापस जाते बहुत देखे हैं। मैं अभी सुबह चेक कर रहा था कि अप्रॉक्स 100,000 से ज्यादा लोग वापस गए हैं ओंटारियो से, सिर्फ ओंटारियो से। सो क्योंकि नॉर्मली होता क्या, स्किल्ड वर्कर एक जॉब, एक अच्छी पोजीशन देख के आता है। जो वैसे आदमी आ रहे हैं, नॉर्मल आ रहे हैं या किसी फैमिली के, उनको तो कोई भी काम कर लेंगे, बट स्किल्ड वर्कर के लिए कहीं ना कहीं वो मुश्किल हो जाता है उस टफ फेज को संभालना, कि वो आया कुछ और सोच के था, एक अच्छी जॉब देख कर आया था, और उसको स्किल्ड वर्कर का जो वर्क परमिट मिला था वो भी उसी बेस पे मिला था जी, लेकिन यहाँ पर आके वो जॉब ही नहीं मिल रही उसे, और वो उससे हताश होके ही हैव टू गो बैक। एक्चुअली कनाडा की कुछ प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं, जैसे कि इस टाइम पे फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, सो देयर इज नो डाउट कि इस टाइम पे जो लोग इन सेक्टर्स में हैं उनको प्रायोरिटाइज किया जा रहा है, उनको उनके लिए लाइक जॉब्स ज्यादा अवेलेबल है, डिमांड है, लाइक हमें नर्सेस की जरूरत है, हेल्थ केयर वर्कर्स की जरूरत है, एंड जहां आपने बोला कि उनको वैसी जॉब नहीं मिल रही है, तो इट कुड बी बिकॉज एज लाइक दे आर सेइंग वी आर हेडिंग टुवर्ड्स रिसेशन आल्सो, कनाडा एज अ कंट्री, सो दैट कुड आल्सो बी अ रीजन। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अंदर जब हम बात करते हैं कि इमिग्रेशन फ्रॉड्स होते हैं, ये सब कुछ होते हैं, या कई बार इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स बड़े फ्रॉड करते हैं, और दोनों तरफ से होते हैं, एक तरफ से नहीं होते। कई बार जो आपका क्लाइंट है वो चाह रहा है कि मैं कुछ गलत करके किसी भी तरीके से बस कनाडा आ जाऊं, जी जी, और दूसरी तरफ एक कंसल्टेंट है जो चाह रहा है कि मुझे पैसे ज्यादा बनते हैं, मैं इसको कुछ कर के पैसे कमा लूं। तो आपके पास जब क्लाइंट आता है, या आप मतलब सजेस्ट क्या करेंगे कि इमिग्रेशन कंसल्टेंट कैसे चूज करना चाहिए? व्हाट आर द प्रायोरिटीज, व्हाट यू हैव टू जज व्हेन यू हायर अ इमिग्रेशन कंसल्टेंट? अश्विनी जी, कोई भी इमिग्रेशन कंसल्टेंट है, चाहे वो इंडिया से है, चाहे वो कनाडा से है, या कहीं भी किसी भी देश में है, वो कनाडा के लिए प्रैक्टिस करना उनको अलाउंस है। तो जो क्लाइंट है उनको सबसे पहले उनकी लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट चेक करनी चाहिए कि क्या ये फुली लाइसेंस्ड हैं कनाडा के लिए काम करने के लिए, क्योंकि जो अनलाइसेंस्ड है ऑब्वियसली वो उनको वो राय नहीं दे पाएंगे, उन्हें उतनी ही नॉलेज है जितनी ऑनलाइन अवेलेबल है। अगर मैं बात करूं जो नॉर्मली हम लोग देखते आ रहे हैं, रियल एस्टेट एजेंट्स हो, चाहे इमिग्रेशन हो, चाहे मॉर्गेज,
हमारी कोशिश ये होती है, जो मैं अपनी तरफ से राय देता हूँ, जो जी, जी। बच्चे आते हैं उनको या जो मुझसे पूछते हैं न्यू इमिग्रेंट्स, मैं कहता हूँ कि किसी को भी चूज करना तो उसको चूज करें जिसके पास एक टाइम का एक्सपीरियंस हो, जिसने कहीं पर पहले इमिग्रेशन का काम सीखा हो, फिर अपना लाइसेंस लिया हो, फिर काम जी, किया हो, 4-5 साल हो गए हो, हम्म, और वो साल में कितना काम कर रहा है, उसको रेफर किसने किया है, उसका काम कैसा हुआ है, उनके पास जो आप जब उनके ऑफिस जाते हो यू कैन अंडरस्टैंड कि उनका क्लाइंटेल कैसा है, जी, कैसा बिल्कुल। काम हो रहा है, हम्म, या उनको गूगल के ऊपर आप उनके रिव्यूज चेक करें। तो काफी चीज चेक करने के बाद ही यू शुड एक एग्रीमेंट के अंदर तभी आपको अपने डेफिनिटली। इमिग्रेशन कंसल्टेंट का जुड़ना चाहिए। जी, बिल्कुल। तो इसके अलावा कोई और राय जो आप देना चाहेंगे खास तौर पे इमिग्रेशन कंसल्टेंट चूज करते हुए? एज सच तो अश्विनी जी यही है कि वो रिव्यूज देखें उस कंपनी के, वो कंपनी का स्ट्रक्चर देखें, वो कितनी पुरानी कंपनी है, उसमें कैसे लोग काम कर रहे हैं। और रेफरेंस एक बहुत ज़रूरी चीज़ है आज की डेट में, क्योंकि देखिए इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक पे तो काफ़ी सारे लोग एडवर्टाइज करते हैं, बट रेफरेंस के साथ एक ये हो जाता है कि अगर कोई पहले पीआर हुआ है तो एक उनका कॉन्फिडेंस आता है उस कंपनी पे कि डेफिनेटली दे हैव हेल्प देयर फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स। तो एक रेफरेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है किसी के लिए भी। नॉर्मली अपने पंजाब से जो लोग आते हैं वो आते भी रेफरल बेस पे ही हैं, जी बिल्कुल, जी बहुत कम बिल्कुल। कैचिंग होती है। मैंने देखा कुछ विजिटर्स जो आते हैं यहाँ पे वो थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि भी मैं कई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स जी, के पास जाऊं, एलएमआई को ढूंढूं या कुछ और चीजों को, जो जी, जब जी। उसका वर्क परमिट का इशू आ रहा होता है। तो चलो अब हम चलते हैं शुभम जी, वर्क परमिट के ऊपर चलते हैं। अभी आप देखें कि काफी लोगों के जो वर्क परमिट एक्सपायर हो रहे हैं, जी। और मेरे पास भी काफी बच्चे आते हैं जिनके बड़े इश्यूज हैं कि वर्क परमिट एक्सपायर हो रहे हैं, पीआर नहीं हो पा रही है। आपको, आपके पास कैसे कोई ऐसे फोन्स आ रहे हैं, क्या क्या सिचुएशंस हैं इस समय मार्केट के अंदर? आई थिंक 80% कंसल्टेशंस जो आजकल हो रही हैं द सेम टॉपिक, लाइक वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स और पीआर का भी तो कुछ सिचुएशन है नहीं क्लाइंट्स का। तो डेफिनेटली ऐसे सिचुएशन में काफी लोग हैं। लाइक आई वाज रीडिंग अ आर्टिकल अदर डे एंड इट सेड दैट 500,000 पीपल might lose their work permit this year. Yeah. तो It's a huge मतलब कि number. it's a huge number, right? So there are options. ऐसा नहीं है कि options खत्म हो जाती हैं जब आपका work permit expire हो रहा है। Multiple options हैं, आप फिर से study भी ले सकते हैं, like you can study again and या फिर आप जहाँ पर काम कर रहे हैं आप अपने employer से बात कर सकते हैं अगर वो आपको help कर रहे हैं extension में। तो there are pathways. सो यू मीन टू से कि जो ये पाथवेज हैं ऑब्वियस है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी जी करता है। बिल्कुल। Exactly. किसने जी, क्या जी, एजुकेशन ली जी, है, कौन जी, किस फील्ड में एक्सपर्टाइज है। जी। सो अगर इन सब ऑप्शंस के बारे में भी जानना है, जस्ट आस्क इमिग्रेशन। नंबर है 647-646-760 और शुभम और मिशा इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। और स्टडी वीजा जो रिजेक्शन हो रही है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? जैसे वर्क परमिट सेम एक्सपायरेशन पे आ रहे हैं, ऐसे ही स्टूडेंट्स के साथ बड़ा इशू है। जी बिल्कुल अश्विनी जी, उसमें भी मैं एक आपको चीज बताना चाहूंगा। जो वर्क परमिट पे भी पहले जो हम बात कर रहे थे, जो लोग हैं उन्हें जब तक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलेगी तब तक वो लोग इधर उधर जाते रहेंगे। ऐसा नहीं कि कनाडा एज अ कंट्री वो स्किल्ड लेबर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, दे आर एक्सेप्टिंग। यहाँ बड़े सारे प्रोविंसेस हैं जहाँ पे आज भी आप बाहर जाएंगे बोर्ड लगा होगा हायरिंग, पर जो बच्चे हैं उन तक ये बात कौन पहुंचाएगा? उन्हें ये चीज, वो ऑन्टारियो में रहना चाहते हैं, वो ब्रैम्पटन से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। आप थोड़ा यहाँ से 200 किलोमीटर जाएं, वहां एम्प्लॉयर भी हेल्प करते हैं जेन्युइनली, वो एलएमआई भी देते हैं, कोई पैसे भी नहीं लेते, इवन हमारी फीस भी वो खुद ही देते हैं। तो बच्चों को सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि व्हाट इज द बेस्ट गाइडेंस फॉर देम, चाहे उनका परमिट एक्सपायर हो रहा है या नियर अबाउट है या अभी उनकी जर्नी शुरू हुई है वर्क परमिट की। तो जब तक उनको वो गाइडेंस नहीं प्रॉपर मिलेगी, वो बच्चे इधर उधर गलत चीजों में फंस जाएंगे और वो काम आगे नहीं बढ़ पाएगा। बहुत अच्छी बात कही है, जी, क्योंकि अक्सर बच्चों के साथ यही होता है कि किसी भी कंसल्टेंट के जा रहे हैं तो वो लोग पैसे मांग रहे हैं, जी, जो अक्सर ये होता है। कई बार मैंने देखा है हमारे न्यूज रिपोर्टर्स भी इस कुछ चीज को हाईलाइट करते हैं कि बहुत ही मिसलीडिंग हो गया है इमिग्रेशन जी बिल्कुल। कंसल्टेंसी, और बड़े गलत तरीके से फ्रॉड्स चल रहे हैं मार्केट के अंदर, तो इसको खत्म करना चाहिए। तो इसको खत्म करने के लिए मेरे ख्याल से सबसे पहले जरूरी है कि हम जो ग्राहक हैं, हम जो चाहते हैं कि कनाडा में रहना, हम लोगों को अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी। हमें सही नॉलेज लेनी पड़ेगी और सही इमिग्रेशन कंसल्टेंट के पास जाना चाहिए जो आपको सही राह दिखा रहा हो। बल्कि ये ना दिखा रहा हो कि आप इतने ले आओ और काम हो जाएगा, बल्कि ये दिखाए कि आप आए, आप समझें और उस पथ पर चले जो आपको चलना चाहिए। जी, सो आई थिंक यू शुड ट्राई टू गेट अ गुड इमिग्रेशन कंसल्टेंट, और उस तरीका वही है,
लाइसेंस चेक करें, एक्सपीरियंस चेक करें, रेफरल लें, और जहां पर के यहाँ से 100, 200, 300 किलोमीटर दूर में कोई ना कोई ऐसी लोकेशन है जहां पर आप जाके काम कर सकते हैं। वहां पे आपको एलएमआई का बेनिफिट मिलता है जो आपकी पीआर को आसान कर देता है, और उसमें आपसे कंसल्टेशन भी ज्यादा चार्ज नहीं होती, और आपको जो एम्प्लॉयर है उसको जरूरत है आपकी, वो जी ढूंढ रहे हैं आपको पर आप नहीं मिल रहे हैं उनको, तो कहीं ना कहीं एक आपस में जुड़ाव जो है उसकी एक कमी है, क्योंकि आपको पता नहीं वो कहाँ पर है, कंसल्टेंट्स को पता है, कुछ को पता है, सबको नहीं पता। तो अभी वर्क परमिट में और क्या चीजें और क्या इश्यूज आप लोग देख रहे हैं? अश्विनी जी, वर्क परमिट में ऐसा है कि अगर बच्चे अपनी स्किल भी अपग्रेड करते हैं, अब कई प्रोग्राम्स हैं जो 6 महीने से कम के हैं, जैसे फार्मेसी टेक्नीशियन प्रोग्राम है, पीएसडब्ल्यू के प्रोग्राम है, कनाडा को उसकी बड़ी रिक्वायरमेंट है। अगर वो प्रोग्राम कर सकते हैं, उनके पास टाइम है, तो उन्हें वही प्रोग्राम करना चाहिए। उसका एक रीजन है कि एक तो जॉब मार्केट ओपन होगी उनके लिए, इमिग्रेशन के वेरियस पाथवे ओपन होंगे, प्लस उन बच्चों को स्किल्ड जॉब मिलेगी, जेन्युइन रियल टाइम जॉब जो उनको अभी नहीं मिल पा रही है। अभी मेरे ख्याल से ऑसप भी बहुत मिल रहे हैं आपको पढ़ाई के लिए कि आप सेकंड कैरियर शुरू करें अपना, जी वो और ऑसप में डिफरेंट ट्रेनिंग्स मिल रही हैं, बहुत कॉलेजेस दे रहे हैं जी कि आप एक कोर्स करें और उससे आप इजी कर सकते हो यहाँ पर अपने, जी वो उसमें क्या है, वो क्या ऑप्शन है? ओसेप जो है इट इज टोटली डिफरेंट, वो इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए नहीं है। ओह, वो सिर्फ हमारे यहाँ के जो सिटीजन हैं या पीआर है उनको गवर्नमेंट टेक्निकली तो वो ये कहना चाहते हैं कि आप ये कोर्स करें सो दैट आप कम्युनिटी की भी हेल्प करें, यहाँ की जॉब वैकेंसीज भी फुल करें, और हम आपको ओसेप देंगे, आपको एक ग्रांट और लोन देंगे ताकि आप सो बेसिकली धीरे धीरे आप ये इसको। शायद उन लोगों के लिए भी हेल्प थी जो लोग वापस चले गए, कि उनको रोकने का एक तरीका था सरकार की तरफ से कि आप लोग ना जाएं। आप ये नहीं, क्योंकि ये पीआर सिटीजन्स के लिए है सिर्फ कई ओसैप। पीआर भी गए हो? नहीं, पीआर भी गए हैं कई, PR क्योंकि पीआर गए हो? जी, क्योंकि जो क्योंकि पीआर वो लोग गए हैं पीआर ही आए थे स्किल्ड वर्कर बेसिस पे, बट हम्म। पीआर के बाद उन्हें लगा यार यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। क्योंकि उनको अपनी जॉब मिली नहीं, हम्म, अपनी जॉब नहीं मिली तो वो उसमें वो डिप्रेशन में जी आने लगे। बिल्कुल अश्विनी जी, तभी मेरा यही रहता है कि आप सबसे पहले गाइडेंस लें प्रॉपरली। कोई भी ओसैप गवर्नमेंट ने इसीलिए प्रोग्राम बनाया है, टेक्निकली तो उसका मिसयूज भी बड़ा सारा हो रहा है, पर उसका यूज ये है प्रोग्राम का कि अगर आप कोई स्किल्ड कोर्स करें, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंट्री, कोई हेल्थ केयर में अगर आप करें, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट नहीं, करे। मेरे पास एक वो भी आया था कॉलेज का कि आप साइबर सिक्योरिटीज के जी कोर्सेज थे बिल्कुल उसके अंदर, और जी आप जैसे यहाँ पे हमारे हेल्थ वो आती हैं, केयर गिवर्स आती हैं जिस तरह की, तो उनके कोर्सेज थे, मसाज थेरेपी के और काफी कोर्सेज थे जी उनके पास। जी तो बहुत अच्छी चीज है। आप अपने ऑप्शंस को हमेशा चेक करें कि आपके पास, अगर आप कनाडा में हैं, आप यहाँ आ गए हैं, तो वापिस अगर आप नहीं जाना चाहते, आप ऑलरेडी बहुत पैसा स्पेंड कर चुके हो, आप अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा करना चाहते हो या अपनी फैमिली के सपनों को पूरा करना चाहते हो, तो रुकने के कोई तरीके ढूंढना चाहते हो, तो यू नीड अ गुड इमिग्रेशन कंसल्टेंट, और कोशिश करें मैक्सिमम कॉल्स करें कंसल्टेंट्स को, और अदरवाइज जस्ट आस्क इमिग्रेशन तो है ही है, और आप नंबर मिला सकते हैं 647-646-7605 जिसपे मिलेंगे शुभम और मीशा। और इसके अलावा कोई और चीज जो मैं भूल गया हूँ और आप बताना चाहते हैं अभी स्टूडेंट्स के लिए, विजिटर्स के लिए या वर्क परमिट के लिए, और कोई हिदायत देना चाहें आप, राय देना चाहें आप लोग? स्टूडेंट्स के लिए मैं यही कहना चाहूंगा अश्विनी जी, जो बच्चे अब आ रहे हैं या यहीं पर हैं, जो प्रोग्राम चेंज करना चाहते हैं, या बच्चे जो इंडिया से आ रहे हैं वो कोई स्किल ट्रेड कोर्स करने आए, वो कोई ऐसा कोर्स करें जिसमें उनका वीजा भी लग जाए और जिसकी कनाडा को रिक्वायरमेंट हो बहुत सारी। बिजनेस मैनेजमेंट के और दूसरे कोर्सेज जो बच्चे कर रहे हैं, दे आर स्ट्रगलिंग अलॉट, तो उन्हें कोर्स ऐसा करना चाहिए जिससे उनका जो फ्यूचर है उसकी रेजिडेंसी भी इजी हो, और बच्चों को ये नहीं होना चाहिए कि हम ओंटारियो टोरंटो ही आना चाहते हैं। शुभम जी, आप कैसे आए थे कनाडा? मैं अश्विनी जी, मैं खुद स्टूडेंट वीजा पे आया था Student आए थे। 2014 में, बट मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ सस्केचुअन से पढ़ाई की थी, तो वो एक बहुत ही डिफरेंट माहौल था, डिफरेंट क्राइटेरिया था। आसान तो वो भी नहीं था। नहीं, आसान उस टाइम नहीं था, पर और ठीक, इंडिया में क्या करते थे आप? आई वॉज अ फार्मेसी असिस्टेंट, मैं और फार्मेसी किस कंपनी के साथ? रेनबेक्सी के साथ मैं काम करता रैनबैक्सी के साथ आप जी काम कर रहे थे एज अ फार्मासिस्ट, था। जी, और क्वालिटी कंट्रोल में थे शायद आप। क्वालिटी कंट्रोल में जी। हमारे साथ है शुभम गोयल, मैं दोबारा बता दूं, और ये इंडिया में थे फार्मासिस्ट, और आज एक बहुत ही जाने माने, एक बहुत अच्छा साफ सुथरा काम करने वाले इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं, और कंसल्टेंसी में इनके साथ इनकी वाइफ है मीशा। मीशा जो कि पानीपत से हैं, हरियाणा से, बहुत ही पढ़ी लिखी हैं, इन्होंने एमबीए किया है और दिल्ली रही हैं, चंडीगढ़ रही हैं,
और कनाडा में भी इन्होंने जॉब की है। उसके बाद धीरे धीरे इमिग्रेशन कंसल्टेंट के यहाँ पे काम करके काम सीखा, काम किया, अच्छा काम। इन्होंने खुद अपनी एप्लीकेशंस की और इमिग्रेशन कंसल्टेंट के थ्रू कराई और अप्रूवल नहीं मिली। इन्होंने वो एप्लीकेशन खुद की और उस पर अप्रूवल मिली। वहां से ट्रस्ट उठा के मैं ये काम कर सकती हूँ, एंड देन शी वेंट फॉर द इमिग्रेशन लाइसेंस। और आज हमारे सामने 5-6 साल हो गए मिशा को लाइसेंस लिए हुए और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और ये उस दर्द को समझती हैं कि जब आपका पीआर या आपका वर्क परमिट या आपका स्टूडेंट वीजा अप्रूव नहीं होता, उसका रिफ्यूजल आता है तो कैसा लगता है। और आपका कंसल्टेंट कहता है जी इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो उन चीजों को समझना बहुत आसान होता है जब अपने साथ ऐसा हुआ हो। तो मेरे ख्याल से शुभम जो स्टूडेंट आए थे, वर्क परमिट हुए और आज यहाँ पर इमिग्रेशन का काम कर रहे हैं, ऐसी मिशा जो यहाँ पर स्टूडेंट आई थी ये भी, उसके बाद वर्क परमिट पे रही और उसके बाद आज ये दोनों मिलकर अपनी एक लाइफ को बहुत ही बेहतरीन मोड़ दिया है। आसान नहीं था, ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। यहाँ पर जब स्टूडेंट्स आते हैं, खाना भी खुद बनाना है, खाना भी है, कपड़े भी धोने हैं, पढ़ाई भी करनी है, काम भी करना है। जो हमारा पूरा परिवार इंडिया में मिलके काम करता है ना, अकेला बच्चा यहाँ वो सारे काम करता है। बाजार का सामान भी लेकर आना है, 24 आवर्स इंटू 7 डेज लगातार बच्चे स्टूडेंट्स काम करते हैं। तो जो पेरेंट्स ये देख रहे हैं, मैं बता दूं कि कनाडा आना आसान नहीं है, लेकिन आते हैं बच्चे तो ध्यान रखें वो आपके बच्चे हैं। 24 घंटे 7 दिन बहुत मेहनत करनी पड़ती है बच्चों, और उसके बाद वो बनते हैं शुभम और मिशा जैसे कामयाब बच्चे। कनाडा बहुत पॉजिटिव कंट्री है, कामयाबी की कमी नहीं है इस देश के अंदर, बट मेहनत करनी पड़ती है, सच्चाई पे चलना पड़ता है, अच्छे रिजल्ट्स देने पड़ते हैं लोगों को, अपने क्लाइंट्स को, अपने, अगर आप डॉक्टर हैं अपने पेशेंट्स को, अगर आप कंसल्टेंट हैं, रियल एस्टेट एजेंट है, मॉडल, तो आपके क्लाइंट्स को जब आप अच्छे रिजल्ट देते हैं आपको रेफरल मिलता है, और रेफरल से ही आपका काम चलता है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पर आपकी बिरादरी नहीं है, यहाँ पे आपके बहुत सारे दोस्त नहीं है, यहाँ पे शहर आपका अपना नहीं है। एक बेगाने देश में अपने आप को खड़ा करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आप लोग भी जानते हैं और ये लोग देख चुके हैं, मैं भी देख चुका हूँ। तो आइए आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं स्पाउजल जो शादी हो जाती है लोगों की और वो इंडिया से अपनी वाइफ्स को यहाँ पे, या वाइफ्स यहाँ पर हैं इंडिया से अपने हस्बैंड्स को लेकर आना चाहती हैं, उसमें क्या कुछ चल रहा है आजकल? इज इट इजी और कितना टाइम स्पेन है उसका? काफ़ी चेंजेस हुए हैं रिसेंटली स्पाउजल ओपन वर्क परमिट के रेगुलेशंस में। तो पहले काफ़ी इजी था, अब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया प्रोसेस। अब स्पेसिफिकेशंस हैं, फॉर एग्जांपल ओनली वही लोग जो डिग्री प्रोग्राम कर रहे हैं वो स्पॉन्सर कर सकते हैं, या कुछ लिमिटेड प्रोग्राम्स जो परस्यू कर रहे हैं सिर्फ वही स्पॉन्सर कर सकते हैं अपने स्पाउसेस को। एंड अगर वो वर्क परमिट पे जो स्पॉन्सर है यहाँ, तो उनका टियर मीट करना चाहिए, जैसे टियर 0-1 जॉब जो कि मेनली हाई लेवल जॉब्स होती हैं, मैनेजर हो गया, या फिर हेल्थ केयर रिलेटेड जॉब्स, आईटी सेक्टर की जॉब, या स्किल ट्रेड वाले लोग ही सिर्फ स्पॉन्सर कर सकते हैं। लाइक नाउ हर कोई स्पॉन्सर नहीं कर सकता। तो अब जो यहाँ पर बच्चे हैं जो स्टडी से वर्क परमिट पे हुए हैं और अगर उस टियर में नहीं आते हो या जॉब करते हो, शादी बेचारे कर नहीं सकते, स्पॉन्सर नहीं कर सकते। अश्विनी जी, बस शादी कर सकते हैं, पर स्पॉन्सरशिप का जो है वो कैनेडियन गवर्नमेंट वो ये कहते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, उन्होंने एक कट ऑफ दे दिया कि हम इतनी एप्लीकेशन एक साल में प्रोसेस करेंगे। मेरे पास सुबह कॉल आई थी, कहते जी मेरा रोका हो गया है और मैं अब चाहता हूँ कि जब शादी हो तो मैं वाइफ को ले आऊँ, तो मैं विजिटर वीजा अप्लाई कर रहा हूँ। तो मैंने उसे कहा विजिटर वीजा के बारे में तो लाइक बड़ा मैंने सुना है कि इट्स नॉट इजी। तो उसने अपने एक्सप्लेनेशंस दिए कुछ उसके ऊपर, तो मैंने कहा आई थिंक यू शुड टॉक टू अ गुड इमिग्रेशन कंसल्टेंट जी। तो कहता डेफिनेटली आई एम ट्राइंग टू सर्च आउट समवन। सो शायद आज का पॉडकास्ट देख के ही विल कॉल यू जी जी। बट यस, वो एक अच्छे लेवल पे काम कर रहा है लड़का, अच्छा लड़का है। सो अब उसके लिए अगर हम ऐसी केसेस को लेके यहाँ पे कुछ अच्छे जो टियर के अंदर भी काम कर रहे हैं, जो सॉल्व करते हैं, उसका प्रोसेस क्या है? क्या वो विजिटर वीजा पे बुला सकते हैं, रोका हुआ है, क्या वो मैरिज यहाँ पे कर सकते हैं? कुछ ऐसी भी कंडीशंस होती है कनाडा में, एक लाइक जैसे कि जरूरी कि इंडिया ही मैरिज करने जाना है, कैन ही इनवाइट द अदर फैमिली टू कनाडा के मैं मैरिज यहाँ करना चाहता हूँ, आई वांट टू गेट मैरिड इन कनाडा ओनली? जी अश्विनी जी, इसके दो तरीके हैं। एक तो जो पीआर हैं या सिटीजन हैं उनके लिए तो ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, वो उनको कोई जॉब की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हाँ, प्रूफ ऑफ फंड्स की थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट है, बट उनके लिए देयर इज नथिंग रिक्वायर्ड फॉर अ वीजा टू बी अप्लाइड, आइदर वर्क परमिट और पीआर डायरेक्टली फ्रॉम इंडिया, उनको कोई दिक्कत नहीं है। पर जो यहाँ पर लोग अभी पीआर नहीं है,
उनके लिए ये स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि उनकी जो जॉब है वो हाई स्किल्ड होनी चाहिए। लो स्किल्ड वालों को अलाउंस उन्होंने नहीं दी है। तो जो पीआर भी हैं, क्या वो शादी यहाँ पर अपनी वाइफ को बुला सकते हैं शादी करने के लिए? जी बिल्कुल, वो विजिटर पे बुला सकते हैं। तो और उनके लिए कुछ बेसिक्स तैयारियां करनी होंगी, कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंटेशन तैयार करने होते होंगे, कुछ ना कुछ तो तैयारी करनी होगी। जी अदरवाइज बिल्कुल। तो आप किसी को भी बुला सकते हैं, ऐसे कि मैं मैरिज कर रहा हूँ ना, जी कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन प्रोड्यूस करने उसके लिए रिक्वायरमेंट होगी कोई ना कोई। जी अगेन जैसे मैंने आपको पहले बताया, विजिटर कोई भी आप रीजन है, किसी को विजिटर पे बुला रहे हैं, बट जो एप्लीकेंट है उसके सर्टेन पॉइंट्स, जैसे उसके फाइनेंशियल्स, उसकी टाइज। अब अगर आप अपनी एप्लीकेशन में बताते हैं कि हमारा प्लान है मैरिज का, सो दैट मीन्स उस पर्सन का एक स्ट्रॉन्गेस्ट टाई क्रिएट हो जाएगा वंस दे एंटर कनाडा, क्योंकि स्पाउस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टाई। तो अगर उनकी शादी होती है यहाँ पे, स्पाउस यहाँ का पीआर सिटीजन है, तो जो ऑफिसर आपकी फाइल प्रोसेस कर रहे हैं वो पहले ये पार्ट देखेंगे कि आपकी जो इंटेंशन है कनाडा में आने की, वो आपकी एक स्ट्रॉन्ग टाई क्रिएट कर रही है, तो आप वापस जाओगे भी या नहीं जाओगे, जी राइट? जी। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में विजिटर लगाते हैं तो बहुत आपको ध्यान रखना होता है चीजों का। नहीं, और सच बोल के लगा रहे हैं कि मैंने शादी करनी है, हाँ। मेरा रोका हो गया है। अपने इंडिया में तो रोका ही होता है ना, जी जी कि भी रोका हो गया है, मेरी शादी होनी है, वी आर नॉट टुगेदर। हमारी एक छोटी सेरेमनी जो होती है रोके की, वो उसकी पिक्चर्स भी होती है लोग के जी पास। जी बिल्कुल। तो क्या उस बेस के ऊपर वो अब और क्या देगा बेस? अदरवाइज कनाडा में एक लड़का बैठा है या लड़की बैठी है, उसने शादी एक इंडियन लड़के से करनी है, लड़की से करनी है, उसको बुलाने के लिए वो और तो कुछ होगा ही नहीं उसके पास, क्योंकि कोई फैमिली आपस में कोई डॉक्यूमेंटेशन तो है ही नहीं फैमिली के, ना राशन कार्ड है, ना कोई आधार कार्ड है इस तरह का, कभी शादी होने वाली है, वो एक डिफरेंट फैमिली है। तो जब वो इनवाइट करेगा तो यही डॉक्यूमेंटेशन दे सकता, रोके की, और क्या देगा इसके अलावा? नहीं, वो तो So, क्या इस बेस पे, मेरा क्वेश्चन ये था, क्या इस बेस पे बुलाया जा सकता है, कुछ किया जा सकता है? बुलाया जा सकता है डेफिनेटली, बट अगेन आपको दूसरे पैरामीटर्स भी स्ट्रॉन्ग दिखाने हैं कि अगर उनकी यहाँ पे शादी हो जाती है, स्पाउस भले यहाँ का पीआर सिटीजन है, स्टिल एज अ विजिटर उनकी प्रोफाइल में ऐसा क्या है दैट शी विल गो बैक। सो अगर आपका केस ऐसा ही है जिसके अंदर कि आप शादी करने की सोच रहे हैं, इंडिया जाके शादी करोगे और उसके बाद वाइफ को बुलाओगे, या आप चाहते हो कि मैं यहीं रहूं, वाइफ टाइमली यहाँ पर आ जाए और मैं शादी के बाद एक साल का टाइम लगता है मेरे ख्याल से जी स्पॉन्सर बिल्कुल। पे जी एप्लीकेशन के बिल्कुल। अंदर 10 महीने से 1 साल का। जी जी अगर वो टाइम बचाना चाहते हो तो क्या कोई ऐसी वेज है कि आप रोका करके भी यहाँ पर आके एक लीगल मैरिज कर सकते हो और उसके लिए वाइफ को इनवाइट कर सकते हो, फैमिली को इनवाइट कर सकते हो? तो इसके लिए बात करें शुभम और विशा से। नंबर ऑलरेडी डिस्प्ले में है, मैं रिपीट कर देता हूँ, 647-646-7605। तो शुभम एंड मीशा, आप मुझे बताएं कि आप पिछले 5-6 सालों से इमिग्रेशन कर रहे हैं, कोई एक बहुत अच्छी स्टोरी कौन सी बताना चाहेंगे, अगर आप अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहें कि भी कनाडा में कोई आपने इमिग्रेशन में अपने बिजनेस से रिलेटेड की एक स्टोरी ऐसी थी और हमें बहुत अच्छी लगी, हमारे दिल को छू गया उसका उस क्लाइंट का पार्ट, या होता है कई बार है ना, कई क्लाइंट जी आते बिल्कुल। हैं, बट एक क्लाइंट होता है कुछ खास हो जाता है या उसकी अच्छी लगती है या उसके साथ इमोशनल हो जाता है, चाहे बैड हो चाहे गुड हो, दोनों तरह के होते हैं। कई बार फील होता है कि नहीं बंदा कितना अच्छा था, कई बार फील होता है नहीं बहुत अच्छा हुआ, इसका होना जरूरी था और इसको मिलना ही चाहिए। कुछ ऐसे क्लाइंट्स होते हैं, है आपके मेमोरी में कोई ऐसा क्लाइंट? जी बिल्कुल, मुझे याद है कि एक स्टडी वीजा मैंने लगाया था, उस बच्चे की 12 रिफ्यूजल्स थी, तो मैंने उसके सारे पहले डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट 12 किए। रिफ्यूजल होती है? जी 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 जी। 12 रिफ्यूजल? जी। तो मैंने उसके सारे डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट किए गवर्नमेंट को कि मुझे उसकी फाइल्स चाहिए सारी। देन मैंने उस पर स्टडी किया कि ऑफिसर को क्या रीजन लगा 12 बार उसने उसका रिजेक्ट किया। तो हमने उसको प्रॉपर गाइड किया, उसको एक अच्छा कोर्स दिलवाया अच्छी यूनिवर्सिटी में, अच्छे कॉलेज में। वो बच्चे का वीजा आ गया विद इन 3 मंथ्स। क्या बात! तो बस हमने ये फिगर आउट किया कि कहाँ पे उसकी कमी रह गई है मीशा उसकी। कुछ कहना चाहूँ? जी प्लीज। ही मिस्ड द पॉइंट। एक्चुअली में बच्चे को पता भी नहीं था कि उसके 12 रिफ्यूजल हैं, क्योंकि जिस एजेंट से उसने इंडिया में फाइल लगवाई थी उसको ये नॉलेज थी कि उसके सिर्फ 3-4 रिफ्यूजल हैं। जब हमने एटिप नोट्स अप्लाई किए तो हमें पता लगा कि उसका मल्टीपल टाइम वीजा लगाया गया विदाउट नॉलेज, और इन टोटल 12 टाइम्स बैठ के लगाता ही रहा, बिना उसके जब तेरा काम हो रहा तक वीजा नहीं आएगा। बच्चे सोच के ही आते हैं कि पढ़ाई तो क्या करनी है, बस एक बार कनाडा लैंड हो जाए एंड फ्रॉम देयर विल स्टार्ट आवर लाइफ। बट ये बात बहुत अच्छी कही शुभम जी ने कि जब आप ये सोच के आते हो ना कि यही लैंड होना उसके बाद सब कुछ हो जाएगा, बहुत दिक्कतें हैं, आसान नहीं है, जी बहुत दिक्कतें हैं। अगर आप सही मायने में सोचोगे पढ़ लोगे यहाँ पे
तो आपके लिए शायद सफर और थोड़ा आसान हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। जैसे होता है ना कभी एक नॉर्मल बस में ट्रैवल करना और एक डिलक्स या सेमी डिलक्स में ट्रैवल करना, ऐसा सा डिफरेंस, इससे भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो बड़ा छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, बट देयर इज अ बिग डिफरेंस। आप आए तो पढ़ने आए हैं तो पढ़ें जरूर, पढ़ने के बाद उस फील्ड में अपनी जॉब लें, और अवेलेबल है जॉब उस फील्ड में, ऐसा नहीं कि नहीं अवेलेबल है। और अदरवाइज सेकंड कैरियर के बहुत ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप देख रहे हैं शुभम जी फार्मासिस्ट थे, हमारे साथ मिशा बैठी है, मिशा का कुछ और जिंदगी में कुछ और रोल था, कुछ और पढ़ाइयाँ थी, बट उनके बाद ये सेट हुए इमिग्रेशन कंसल्टेंसी में और आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सो मेरे ख्याल से आज डायरेक्ट टू पब्लिक में इतना ही, और फिर मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ आप लोगों के साथ डायरेक्ट टू पब्लिक में। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत जल्द हम अपने कुछ रिलीजियस प्रोग्राम इसमें लेकर आ रहे हैं, जिसके अंदर हम आपको कनाडा के मंदिरों की भी दर्शन कराएंगे, दिखाएंगे आपको कनाडा में मंदिर कितने खूबसूरत हैं, बहुत अच्छे अच्छे मंदिर बने हैं, और भी धार्मिक स्थल हैं यहाँ पे जो बहुत खूबसूरत हैं, चाहे गुरु घर हैं, चाहे मंदिर हैं, और चाहे चर्च हैं। उन सभी पे चलेंगे बहुत जल्दी आने वाले दिनों में। तो तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे डायरेक्ट टू पब्लिक में अगले पॉडकास्ट पे। मेरे साथ थे शुभम जी और मिशा जी। थैंक यू सो मच। so much. थैंक यू सो मच।